जय हिंद मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 54 है। इसके पहले आप लोगों के लिए साथियों 53 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, जिसमें साथियों आपको पेपर 2 का भी प्रश्न मिलेंगे और हिंदी पेपर 1 के भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपको दोनों मिलेंगे, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। तो आप लोग जाके वीडियो देखिए और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगाइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, 4 है, 7 है या फिर 2 है? तो कितनी है साथियों? आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है 4। तो हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की जो संख्या होती है वो 4 होती है। हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या 4 है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं साथियों। व्याकरण में परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 मानी गई है। स्वरों के 2 भेद होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। वे स्वर मूल या हस्व या एक मात्रिक कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, जैसे अ, ई, उ, री, ये हर्ष स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर में आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। वह स्वर जिनको बोलने में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा? प्रथमवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह या फिर अवतरण चिन्ह? कौन सा चिन्ह आएगा साथियों? तो वाह, वाह के बाद जो है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। ठीक है, कौन सा चिन्ह आएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा। अब देखिए, वाह तुम आ गए विराम चिन्ह की दृष्टि से यह अशुद्ध वाक्य है। वाक्य में वाह के पश्चात विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, अतः जो शुद्ध वाक्य होगा वो इस प्रकार होगा। देखिए, वाह तुम आ गए, इस तरीके से आपका शुद्ध वाक्य होगा। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। ऋण, रित, ऋण, ऋजु। तो शुद्ध शब्द छांटना है आपको, कौन सा है? तो साथियों ऋण जो है वो आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है। ठीक है, अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। देखिए ऋण, ऋण को इस तरीके से लिखा जाता है। रित, रित है, ऐसे ऋतु लिखा जाएगा। और ऋजु को इस तरीके से ऋजु लिखा जाएगा। ठीक है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? कौन सी संज्ञा है साथियों? तो राज्यपाल में साथियों जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कैसी जातिवाचक संज्ञा है? संज्ञा कितने प्रकार की होती है साथियों? संज्ञा जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, उसी में से एक प्रकार है जातिवाचक। ठीक है, राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कायों का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि। ठीक है, जिसमें समस्त जाति का बोध हो। अब राज्यपाल में बहुत सारे राज्यपाल आ जाएंगे साथियों, इसलिए जो है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है या फिर अव्यय है? क्या है साथियों बताइए व्याकरण की दृष्टि से प्रेम? तो प्रेम जो है साथियों वो आपका भाववाचक संज्ञा होगा। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द भाववाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध होता है साथियों, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप मोटापा, चढ़ाई, थकावट, गर्माहट, ममता, घृणा आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपके घर में मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित जो शब्दों का सर्वनाम का प्रकार आपको बताना है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है या फिर निजवाचक सर्वनाम है? तो कौन सा सर्वनाम है साथियों स्वयं में? तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा साथियों। आप, स्वयं, खुद, ये शब्द किसको संबोधित करते हैं? निजवाचक सर्वनाम को। आपके घर मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित जो शब्द स्वयं है साथियों, इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। तो साथियों वह कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो साथियों वह विद्यार्थी है, इसमें कोई विशेषण की बात नहीं हुई है। ठीक है, तो वह विद्यार्थी है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है, इस सब में विशेषण का प्रयोग हुआ है। वह विद्यार्थी है वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि अन्य शब्दों क्रमशः विद्यार्थी, प्रबुद्ध और परिश्रमी भी विशेषण प्रयुक्त हुआ है साथियों। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है,
वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो क्या होगा साथियों, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। यह आपका क्या होगा, गुणवाचक विशेषण का प्रयोग इसमें किया गया है। देखिए, वह नटखट बालक जो है संगीत नहीं सुन रहा है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण नटखट का प्रयोग किया गया है। जिन विशेषण शब्दों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है साथियों, उन्हें ही हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, बुरा, पापी, लाल, पीला, बाहरी, सुंदर, लंबा, कुरूप आदि। ठीक है, उस विकल्प का चयन करना है जो विशेषण का भेद है, जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, सर्वनामिक, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। तो साथियों, उस विकल्प का चयन करना है जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो साथियों सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। जो उस शब्द है, उस शब्द, यह क्या है, संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः यहाँ पे साथियों सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, दिए गए वाक्य जो है, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, में उस शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। मेरा पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में उपस्थित है, जो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत नहीं आता। पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम मैं, तू के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है साथियों, राम दौड़ा, मैं गया, नीतू खाना बना रही है, राम हंसता है। सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया क्या होती है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा नीतू खाना बना रही है। यह इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। हम क्रिया में क्या क्या प्रश्न करते हैं, क्या बना रही है, तो आंसर निकल के आएगा खाना बना रही है। तो साथियों यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा, और आंसर न निकले तो वहां पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में से गलती वर्तनी ज्ञात कीजिए। गलत वर्तनी, सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। अब साथियों आपको गलत वर्तनी ज्ञात करना है। आप पकड़ लिए होंगे कि क्या इसमें गलत है। इस वाक्य में कलह, संपत्ति, सभी भाइयों, तो साथियों संपत्ति ऐसे नहीं लिखा जाता, इसलिए यह जो है गलत वर्तनी की दृष्टि से यह शब्द अशुद्ध है। ठीक है, तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो इस तरीके से होगी साथियों, शुद्ध वाक्य बनेगा, सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। कुल मिला के जो कोष्ठक में लिखा है उसका विलोम बताना है। ठीक है, तो बताइए निश्चल का जो विलोम होगा वो क्या होगा साथियों। निश्चल का कुल मिला के विलोम आपको बताना है, क्या होगा, कृष होगा, धीर होगा, छली होगा या फिर अधीर होगा। क्या होगा साथियों, तो निश्चल का जो विलोम होगा वो होगा छली। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब आपके मन में रेखांकित शब्द जरूर आता होगा, क्या है रेखांकित शब्द साथियों, पास। पास में आप रेखांकित शब्द कर लीजिए। अब बताइए, मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है, इसमें पास का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, निकट, समीप, दूर या फिर एक और ऑप्शन लीजिए सन्निकट। अब आप बताइए पास का जो पर्यायवाची नहीं है उसको बताना है। तो साथियों दूर जो है वो पास का पर्यायवाची नहीं है, बाकी निकट, समीप और सन्निकट पास के पर्यायवाची हैं। ठीक है, दूर का पृथक, परे, अलग, भिन्न आदि होता है। निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सभी सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी, नेहा श्रेष्ठ गायिका है, रघु में कमी है, लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया है। तो किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है साथियों, बताइए। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। ठीक है, उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द इसमें प्रयोग किया गया है। अब उत्कंठा के अन्य जो पर्यायवाची हैं जैसे लालसा हुआ, उत्सुकता हुआ, चाह हुआ, आकुलेच्छा हुआ, प्रबलेच्छा हुआ आदि, अतः दिए गए वाक्य नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है, तो लालसा जो है साथियों यही उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करना है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। पांडुलिपि, चित्र पुस्तक, प्रतिलिपि, हाथ से लिखी एक भी पुस्तक, यही रेखांकित शब्द है आपका, हाथ से लिखी एक भी पुस्तक।
तो साथियों इसे हम क्या बोलेंगे, पांडुलिपि बोलेंगे, चित्र पुस्तक बोलेंगे, प्रतिलिपि या छाया प्रति। तो साथियों इसे हम हाथ से लिखी एक भी पुस्तक को हम पांडुलिपि बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पांडुलिपि बोलेंगे। और पूर्णतः चित्रों से बनी पुस्तक को हम चित्र पुस्तक बोलते हैं। पूर्णतः चित्रों से बनी पुस्तक को चित्र पुस्तक बोलते हैं। और किसी लिखी हुई चीज की नकल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलिपि बोलते हैं। याद रखिएगा, किसी लिखी हुई चीज की नकल को हम प्रतिलिपि बोलते हैं और हाथ से लिखी पुस्तक को पांडुलिपि बोलते हैं और पूर्णतः चित्रों से बनी पुस्तक को हम चित्र पुस्तक बोलते हैं। पीडीएफ में साथियों आपको पूरा सब कुछ मिल जाएगा, आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, ये सब पूरा डिटेल है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। सब गुड़ गोबर हो गया। अब इस मुहावरे का आपको बताना है कौन सा विकल्प है आपका सही है। व्यापार में लगातार हानि होना, सारा भोजन कूड़े में फेंक देना, सब किया कराया चौपट कर देना, या फिर एक और ऑप्शन है त्याग करने पर भी कोई लाभ न होना। तो सब गुड़ गोबर हो जाना हो गया इस मुहावरे का जो अर्थ होगा साथियों, सब किया कराया चौपट कर देना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण की अशुद्धि है। तुम दोनों यहाँ कैसे आए, यह मेरा कुत्ता है, यह एक नया इमारत है, इस भवन में 3 द्वार हैं। तो साथियों आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण किसमें अशुद्धि है। तो यह एक नया इमारत है। ठीक है, यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब साथियों देखिए, किसी वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, समय, स्थान या दशा आदि का बोध करवाने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विकल्प सी, यह एक नया इमारत है, में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है। गुणवाचक विशेषण की दृष्टि से यह जो शुद्ध वाक्य बनेगा, यह एक नई इमारत होगा। यह एक नई इमारत है, तो नया यहाँ पे लिखा है, वहां पे नई होगा, बस इतने का अशुद्धि है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। रुई, तलवार, पायल, कैमरा। तो बताइए साथियों कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कैमरा बनेगा। यह जो है पुल्लिंग है, रुई, तलवार। अगला प्रश्न है साथियों, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में कौन सा कारक है। कर्म कारक है, अपादान कारक है, संप्रदान कारक है या फिर अधिकरण कारक है। तो कौन सा कारक है बताइए। हरि मोहन को, तो को किस में प्रयोग होता है साथियों, संप्रदान कारक में प्रयोग होता है। प्रसर्ग आप लोग पढ़े होंगे। हरि मोहन को रुपए देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद जो को है ना, यह संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक क्या होता है, जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कुछ करता है तब वह दूसरा व्यक्ति संप्रदान कारक संज्ञा कहलाता है। इसका प्रसर्ग के लिए होता है, को के लिए, हेतु निमित्त वास्ते। ठीक है, और अगला देखिए कर्म कारक क्या होता है। वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का परिणाम जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक संज्ञा कहलाता है। इसका प्रसर्ग को होता है। हरि मोहन को बुलाता है, कर्म कारक है, और हरि मोहन को रुपए देता है, संप्रदान कारक है। उदाहरण समझ में आई। उदाहरण के माध्यम से को देखो, कर्म कारक में भी प्रयुक्त होता है और संप्रदान कारक में भी प्रयुक्त होता है। तो यही अंतर आपको दिखाया गया है कि हरि मोहन को बुलाता है क्या है, वाक्य में कर्ता द्वारा किए गए क्रिया का परिणाम जिस पर पड़ता है वही कर्म कारक होता है। और साथियों संप्रदान क्या होता है, जब कर्ता किसी दूसरे के लिए कुछ करता है तो वह दूसरा व्यक्ति संप्रदान कारक संज्ञा कहलाता है। तो हरि मोहन को रुपए देता है, कर्ता जो है किसी दूसरे के लिए कुछ करता है तो कर रहा है ना, पैसा दे रहा है, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो हरि मोहन के लिए पुस्तक खरीदता है, संप्रदान कारक हो जाएगा। यहाँ पे आहत का विलोम शब्द होगा, क्या होगा, अनाहत, हत, अनाहुत, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा साथियों, आहत का विलोम शब्द, आहत का जो विलोम शब्द होगा वो अनाहत होगा। ठीक है, और हत का जो होता है वो आहत होता है, हत का आहत होता है, और अनाहुत, अनाहुत का आहूत होता है। क्या होता है, आहूत, बस इसी में हु कर लीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है और नहीं है में विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रश्न अक्सर यहीं से गलत होते हैं। तर्कस का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो साथियों तुणीर, त्रोण, निशंग, करवाल। तो तर्कस का जो पर्यायवाची नहीं है वो है करवाल साथियों। ठीक है, अब देखिए तर्कस का पर्यायवाची तुणीर, त्रोण, निशंग तथा ईशुधि है, जबकि करवाल शब्द तलवार का पर्यायवाची है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, एक ही समय में उत्पन्न होने वाला।
क्या कहेंगे? समकालीन कहेंगे, समसामयिक कहेंगे, मासिक कहेंगे या सजातीय कहेंगे? क्या कहेंगे साथियों? एक ही समय में उत्पन्न होने वाले को तो उसे हम समकालीन कहेंगे, ठीक है। एक ही समय में उत्पन्न होने वाले को समकालीन कहेंगे। असमसामयिक क्या होता है साथियों? एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान में जो बात होती है वो समसामयिक होती है। एक ही जात के जो होते हैं उसे हम सजातीय बोल देंगे, ठीक है। एक ही जात के जो होंगे उसे हम सजातीय बोल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपको पूरा डिटेल यहाँ पे मिलेगा। अगला प्रश्न है, शब्द प्लस अर्थ संधि से कौन सा शब्द बना है? शब्दार्थ, 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 शब्दार्थ। तो शब्द धन अर्थ संधि से कौन सा शब्द बना है साथियों? तो बना है शब्दार्थ। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आप पहचानिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अ और अ मिल के बड़ा आ बना है, तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो साथियों इसमें दीर्घ स्वर संधि होगा। और ठीक है, कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगा। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं साथियों, और संधि के 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। दिए गए वाक्य की वृत्ति ज्ञात कीजिए, तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी। इस वाक्य में आपको वृत्ति ज्ञात करना है साथियों। आप लोगों के लिए HW एक दे देते हैं। HW क्या है कि वृत्ति क्या होती है, कहाँ यूज होती है, कैसे यूज होती है, आप लोग इसका कमेंट करके बताइएगा कि क्या होती है वृत्ति, ठीक है। शायद आप लोगों के लिए यह नया शब्द होगा, या फिर बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से मेरे प्रिय साथी हैं जो उनको पता होगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा, कहीं से भी पता करके, कुछ भी करके कमेंट करिएगा कि वृत्ति क्या होती है। ये आप लोगों के लिए HW है, ठीक है। निश्चयार्थक है, आज्ञार्थक है, सामर्थ्य सूचक है या फिर संकेतार्थक है? तो साथियों क्या है? निश्चयार्थक है, ठीक है। तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, निश्चयार्थक वृत्ति है साथियों, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा क्या होती है वृत्ति, कैसे वृत्ति के प्रकार, सारी चीज़ आपको बताना है। कमेंट में आप लोग कमेंट करिएगा। विपत प्लस जाल, विपत जाल में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, वृद्धि संधि है या फिर गुण संधि है? तो कौन सी संधि है साथियों? विपत धन जाल। तो विपत जाल, तो साथियों इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है? व्यंजन का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है साथियों, उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? व्यंजन का त और ज माने त और आ का व्यंजन कह दो या स्वर कह दो के साथ मेल हुआ, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो गया, ठीक है। और आपको एक रूल पता होगा, क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए, ठीक है, किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए अथवा य र ल व या कोई स्वर आए, तो क च ट त प की जगह अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो देखिए त आ गया ना, क च ट त प वर्ग के बाद ये त वर्ग आ गया। अब इसके बाद तृतीय चतुर्थ वर्ण आए अथवा य र ल व कोई स्वर आए, तो उसी वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ज, आधा ज हो गया। तो विपत जाल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो व्यंजन संधि होगा साथियों, आपको डिटेल में यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए आप डिटेल में पढ़िएगा PDF में। ऐसे ही दिक धन गज बराबर दिग्गज होता है, जगत धन ईश बराबर जगदीश होता है, इसी तरीके से। तो ठीक है साथियों, ये था आपका 25 प्रश्न। 25 प्रश्न साथियों नहीं पूछा जाता, ये तो प्रैक्टिस सेट है, आपको 25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं साथियों। आपके जो सिलेबस में है वो 50 प्रश्न है, और एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है, तो 150 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र होगा, जिसमें साथियों 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। तो ये था आपका 25 प्रश्न का वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई साथियों तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, आप लोग HW को मत भूलिएगा, HW का कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। वो आप लोगों के लिए एक हो सकता है नया शब्द हो सकता है पुराना शब्द हो, आता हो या ना आता हो, लेकिन फिर भी आपको कमेंट करके बताना है। इससे क्या होगा कि आपको और भी वो मजबूती के साथ याद रहेगा कि हाँ मैंने एक बार कमेंट किया था कि वृत्ति क्या होती है, ठीक है, कितने प्रकार की होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद साथियों।